दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, दरवाजा खुलते ही सिपाही धड़धड़ाते हुए भीतर घुस पड़े। डर के मारे नयाज थर-थर कांप रहा था। उसके करीब जाकर अरसला बेग गर्जा, सुन ए कुम्हार, हमारे अमीर द्वारा तुम्हारे खानदान को बड़ी भारी इज्जत बख्शी है कि तुम्हारे बगीचे में एक हसीन फूल खिला है। इस हसीन गुलाब से वह अपने महल की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारी बेटी? यह सुनते ही बूढ़े नयाज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिपाही अंदर घुस पड़े और रोती बिलखती गुलजान को घसीटकर बाहर ले आए। उसकी चीख सुनकर बूढ़ा नयाज कांपता हुआ धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अरसला बेग ने सिपाहियों की तरफ देखा। बेचारा खुशी बर्दाश्त न कर पाने के कारण बेहोश हो गया है। होश आने पर महल में आकर शुक्रिया अदा करेगा। चलो। मुल्ला नसरुद्दीन बचता एक ऐसी जगह जा छिपा जहां से पूरा नजारा साफ साफ देखा जा सकता था। झाड़ियों के पीछे से उसे नयाज के घर का फाटक, दो सिपाही और एक शख्स दिखाई पड़े। वह शख्स कोई और नहीं, खुद जाफर था। अच्छा लंगड़े कुत्ते, तो यह सब तेरी करतूत है। मुझे गिरफ्तार कराने चला था। मुल्ला नसरुद्दीन को असली बात मालूम न थी। वह अपनी ही गोटियां फिट कर रहा था, मगर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद तुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा लंगड़े। लेकिन अगले ही पल मुल्ला नसरुद्दीन इस प्रकार चौंका मानो उसका पांव जलते तवे पर पड़ गया हो। सिपाही उसकी प्रेमिका गुलजान को घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। बेचारी गुलजान छूटने के लिए न केवल हाथ पांव फेंक रही थी, बल्कि बुरी तरह चीख चिल्ला भी रही थी। सिपाहियों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वे उसे ढालों की दोहरी कतार से घेरकर ले जा रहे थे। यह देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के तनबदन में आग सी लग गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि सिपाही उधर से ही गुजरने वाले हैं जिधर वह छिपा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी कमर से बंधी म्यान में से छोटा सा खंजर निकाल लिया और दुबककर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कुछ देर बाद जाफर उसके आगे से निकला। जैसे ही उसने हाथ उठाकर जाफर पर वार करना चाहा, वैसे ही एक मजबूत हाथ ने उसके हाथ को वहीं दबा दिया। यह हाथ यूसुफ लोहार का था। चुपचाप पड़े रहो, तुम अकेले हो और वे 20। तुम उस बेचारी की कोई मदद तो नहीं कर पाओगे, बल्कि अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। काफिला आगे निकल गया। तुमने मुझे क्यों रोक लिया, यूसुफ भाई? इस जिंदगी से तो लड़ते लड़ते मर जाना ही बेहतर है, नसरुद्दीन ने जोश में भरकर कहा। मैं बाजार से ही उन सिपाहियों का पीछा कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि मैंने ठीक समय पर आकर तुम्हें रोक लिया। शेर या रया हथियार वालों का निहत्थे मुकाबला करना कोई समझदारी नहीं है। तुम्हारी प्रेमिका की वापसी ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग व चालबाजी से संभव है, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो। मत भूलो कि ठंडा लोहा हमेशा ही गर्म लोहे को काटता है। लोहार किसी बुजुर्ग की भांति उसे समझा रहा था। शुक्रिया लोहार भाई। मैं सचमुच आवेश में आ गया था, मगर अब मैं तुम्हें भरोसा दिलाता दिलाता हूँ कि मैं अपनी बुद्धि, बल और हथियारों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूँगा। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने लोहार से विदा ली।
मुल्ला नसरुद्दीन जब वापस जा रहा था तो उसने सिपाहियों से पीछे छूट गए जाफर को लंगड़ाते हुए अपनी ओर आते देखा। जाफर की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी, लेकिन उसे देखते ही वह लपककर एक घर में घुस गया और अंदर से सांकल चढ़ा ली। मुल्ला नसरुद्दीन क्रोध क्रोध से चीखा, सावधान! सांप के बच्चे जाफर! मैंने सब कुछ देख सुन लिया है, और अब तू भी सुन ले कि जिस तालाब से मैंने तुझे बचाया था, एक दिन तुझे उसी में डुबोकर मारूंगा, ये मुल्ला नसरुद्दीन की सौगंध है। कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां 2 महीने पहले उसने अपना असली परिचय देकर नयाज कुम्हार के लिए 400 तनके जुटाने के लिए नीलामी का सामान एकत्र किया था। उसी दिन से मुल्ला नसरुद्दीन से तुंदियल। उचित अवसर देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे पुकारा, अली। अली ने चौंक कर द्वार की ओर देखा। सामने खड़ी एक स्त्री को देखकर वह हकबकाया। सामने तो एक औरत खड़ी है, फिर यह मर्दाना आवाज कहां से आई? बुरके में से मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, अली, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अल्लाह के बंदे, मुझे यूं न घूरो। क्या तुम्हें जासूसों की आशंका नहीं है? मैं हूं। मैं। और फिर चारों ओर से नजरें बचाकर चाय वाला उसे चायखाने के पिछवाड़े एक भंडार में ले गया। वहां खाली केतलियां तथा ईंधन आदि रखा था। एकदम शांति थी वहां। धीरे से मुल्ला नसरुद्दीन फुसफुसाया, अली, मेरे गधे को तुम अपने पास रख लो। तुम इसे खिलाना पिलाना व तैयार रखना। मुझे कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं आकर ले जाऊंगा। किसी को भी मेरा भेद पता नहीं लगना चाहिए। अली ने सावधानी पूर्वक द्वार बंद किया, फिर पलटकर पूछा, मगर तुमने यह जनानी पोशाक क्यों धारण की हुई है? इसलिए कि मैं महल जाऊंगा। चाय वाला चौंका, पागल हो गए हो क्या? जो जानबूझकर अपना सिर ओखली में देना चाहते हो? अली, मेरे भाई, यह काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम जल्दी ही समझ जाओगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मैं यह जोखिम भरा कदम उठा रहा हूं। आओ मेरे दोस्त, मुझसे गले मिलो। न जाने। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो। चाय वाला बोला, तुम खुदा के नेक बंदे हो और जिस काम से भी वहां जा रहे हो उससे किसी का भला ही होगा। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए जीते मरते हैं, अल्लाह उनका बाल भी बाका नहीं होने देता। उसने आंखों में आंसू लिए गले मिलकर उसे विदा किया। बाहर दुकान पर ग्राहक शोर मचाने लगे थे। उससे विदा लेकर मुल्ला नसरुद्दीन महल के द्वार पर पहुंचा और सिपाहियों के रोकने पर किसी बुढ़िया की भांति कांपती थर्राती जनानी आवाज में बोला, ए बहादुर सिपाहियों, क्यों? मुझे हरम में जाने दो। मैं बहुत बढ़िया अंबर, मुश्क, गुलाब का इत्र वगैरह बेचने आई हूँ। मी हूँ। मैं मुनाफे में तुम्हें भी हिस्सा दूंगी। भाग जा बुढ़िया, भाग जा। एक सैनिक ने उसे झिड़का, बाजार में जाकर अपना सामान बेच। इस प्रकार अपने उद्देश्य में विफल होकर वह काफी गमगीन तथा उदास दिखाई दे रहा था। उसके पास समय बहुत कम था, क्योंकि दोपहर के बाद सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। उसने महल की चारदीवारी रोके चारों ओर चक्कर काटा, मगर एक छोटा सा छेद भी उसे किसी दीवार में न मिला। यहाँ तक कि नालियों पर भी इस्पात की जालियां लगी हुई थीं।
मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मुझे महल में जाना ही होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। यही संकल्प दोहराते हुए वह बाजार पर की ओर चल दिया। बाजार में एक तिराहे पर आकर वह इधर उधर देखने लगा। चारों ओर चहल पहल थी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। अभी अभी तुमने बताया था कि तुम्हारा शौहर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता, वह तुम्हारे साथ हम बिस्तर भी नहीं होता और न ही तुमसे प्यार करता है। इस परेशानी का एक उपाय हो सकता है, लेकिन वह उपाय मुझे मुल्ला नसरुद्दीन से पूछना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन इत्तफाक से आजकल यही हैं, तुम मुझे उसकी खबर दो कि वह कहाँ रह रहा है। वह और मैं मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे शौहर को जल्दी ही ठीक रास्ते पर ले आएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस आवाज के करीब जाकर देखा कि चेचकरू जासूस एक नमदे पर कुछ मनके बिखेर कर एक पुरानी सी किताब के पन्ने उलट रहा था। वह कह रहा था, ए औरत सुन, यदि तू मुल्ला नसरुद्दीन का पता न लगा सकी तो तेरा शौहर तुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा और तुझ पर खुदा की लानत बरसेगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने तय कर लिया कि इस नजूमी को सबक सिखाना पड़ेगा। वह नमदे के सामने बैठ गया और बोला, दूसरों के भाग्य का हाल बताने वाले ए नजूमी, मेरे भी भाग्य का हाल बता। यह कहकर उसने उसके मन के बिखेर दिए। नजूमी को गुस्सा आ गया, ए औरत, तुझ पर खुदा की मार है, मौत अपना काला साया साया तेरे सिर पर डाले हुए है। हो, यदि तुम मुल्ला नसरुद्दीन का पता लगा सके तो तुझ पर से मौत का साया हट सकता है। उसके चारों ओर भीड़ लग चुकी थी। अच्छी बात है, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मैं मुल्ला नसरुद्दीन को ले आऊंगी। बना चेचकरू जासूस चौंका, अच्छा तो तू उसे कब यह सुनते ही नजूमी बनाचे तक मेरे पास ला सकती है? यही है वो तो, तुम्हारी आंखों के सामने। जरा आंखें खोलकर देखो। कहाँ है यहाँ? वह पागलों की भांति इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर नजूमी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम ग्रहों की चाल देखकर अनुमान नहीं लगा सकते कि वह तुम्हारे पास ही है? लो देखो, ये रहा मुल्ला नसरुद्दीन, कहकर उसने अपना नकाब उलट दिया। बोल, मुझसे क्या पूछना चाहता है? तू झूठा है, अमीर का जासूस है, तू नजूमी नहीं है, बल्कि इन भोले भाले मासूम लोगों को धोखा दे रहा है। यह सुनते ही भीड़ उत्तेजित हो उठी। जासूस, अमीर का जासूस, गंदा कुत्ता, मारो साले को, किसी ने कहा। यह सुनते ही चेचकरू जासूस ने अपना नमदा लपेटा और पूरी ताकत लगाकर अमीर के महल की ओर दौड़ पड़ा। महल के मुख्य द्वार के पास एक सीलन युक्त कोठरी में ढेरों सिपाही अलसाए से बैठे थे। चेचकरू वहां पहुंचा और पागलों की भांति चिल्लाया, न नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। वह बाजार में औरत के वेश में घूम रहा है। यह सुनते ही सारे के सारे सिपाहियों के जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई। सभी ने अपने अपने हथियार संभाले और द्वार की ओर झपट पड़े। हर कोई एक ही बात कह रहा था, मैं पक दूंगा मुल्ला नसरुद्दीन को। यह इनाम मेरा होगा। 3000 लंके। यह इनाम मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? जैसे ही सिपाही बाजार की ओर झपटे, वैसे ही चारों ओर हड़बड़ी मच गई।
लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए मौजूद औरतों से कुछ इसी प्रकार की हरकतें कर रहे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। पूरे बाजार में किसी भी औरत का नकाब सलामत नहीं बचा। सिपाही उनसे अश्लीलता की हद तक बदतमीजियां करने लगे थे। उनके साथ मारपीट, छेड़छाड़ और वस्त्रहरण जैसी अनहोनी घटनाएं घट रही थीं। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। औरतें अपनी सहायता के लिए चीख रही थीं, बचाओ, अरे कोई तो इन दरिंदों से हमें बचाओ। एक भिश्ती अपनी बीवी को बचाने की कोशिश में सिपाहियों से भिड़ गया। उसे देखकर अन्य राह चलते और दुकानदार आदि भी औरतों को बचाने के लिए सिपाहियों से जूझने लगे। सिपाही तलवारों से भीड़ को खदेड़ रहे थे। भीड़ भी अब हमलावर हो चुकी थी। वे सिपाहियों पर बर्तन, जूते, चप्पलें या और जो भी दूसरी चीज हाथ में आती फेंक मारते। लोहारों ने लोहे की नाले उन्हें फेंक फेंक कर मारी। कुम्हारों ने अपने घड़े उनके सिरों पर फोड़ दिए। चाय वालों ने गर्म पानी से भरी केतलियां उन पर फेंकनी शुरू कर दी। अब जब पब्लिक भड़की तो सिपाहियों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। अमीर जो अपने महल में चैन की नींद सो रहे थे, इस शोरगुल को सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देखा तो दंग रह गए। फिर घबराकर उन्होंने जल्दी ही उसे बंद कर दिया। अभी हलक फाड़कर वे किसी को पुकारने ही वाले थे कि बख्तियार घबराया हुआ दौड़कर भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने कांपते हुए अमीर के आगे सिर झुकाया। हाँ हुजूर, हुजूर। अबे आगे भी तो बेग कहाँ मर गया? तोपे तैनात हैं। अरसला बोल कमबख्त। कुछ कहां पर अरसला बेग भी काम पता हुआ अमीर के सामने आ गया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे आका, मैं आपका गुनहगार हूं। मेरा सिर धड़ से जुदा करने का हुक्म जारी करें। कहते कहते वह रो ही पड़ा। अरसला बेग, धीरज से काम लो। अमीर उसके आंसुओं से प्रभावित होकर बोले, आखिर यह सब क्या हुआ? ऐ मेरे विद्वान आका, ऐ मेरे। इस प्रकार मिमियाना छोड़ो। खुलकर बताओ कि आपकी परेशानी और बदहवासी का क्या कारण है। बाजार में क्या हो रहा है? राज्य की हालत कैसी है? मुल्ला नसरुद्दीन, मेरे आका, वह औरत के वेश में घूम रहा है। यह सब उसी की करतूत है मेरे मालिक। मैं लाख कोशिश के बाद भी उसे पकड़ नहीं सका। मेरा सिर कलम करवा दीजिए, अरसला बेग ने पश्चाताप करते हुए कहा। यह सुनते ही अमीर ने अपना सिर थाम लिया। उसकी आंखों के सामने अंधकार सा छा गया और उसे ऐसा लगा मानो वह गम की गहरी खाई में डूबता चला गया हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद जा रहा था। रास्ते में वह एक सराय में रुका। सराय में कुछ अफीमची पहले से डेरा जमाए हुए थे। जब मुल्ला नसीरुद्दीन पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी चैकड़ी में शामिल कर लिया। पहले तो उनके बीच सामान्य शिष्टाचार की बातें हुईं। फिर धीरे धीरे बातूनी अफीमचियों की बनाई।
मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उनकी बातें सुनने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। उन अफीमचियों में एक व्यक्ति सुल्तानी सेना का सिपाही था। उसने हाकना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों के बीच हूं। यह तुम लोगों के लिए किस्मत की बात है। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं एक ऐसा सिपाही हूं जिसकी वीरता की गूंज आज भी सुल्तानी सेना में बरकरार है। 5 साल पहले जो युद्ध हुआ था, उसकी चर्चा तुम लोगों ने सुनी होगी। उस युद्ध में मैं भी लड़ा था। एक दिन दुश्मनों के सैकड़ों सिपाहियों ने मुझे घेर लिया। मैं जरा भी नहीं डरा। अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर मैं दाएं बाएं, आगे पीछे चकर घिन्नी की तरह तलवार चलाता रहा और दुश्मनों की गर्दनें कटती रहीं। कचा छपाक खच। थोड़ी देर में ही दुश्मन सेना के सारे सिपाहियों की लाशें युद्धभूमि में बिछ गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन अब तक उस सिपाही की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उस सिपाही के चुप होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैंने भी एक बार दुश्मन सेना के सिपाही के दोनों पैर तलवार के एक ही प्रहार से उड़ा दिए थे। खचाक। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तलवार चलाने का अभिनय करते हुए कहा। अफीमचियों की तंद्रा अचानक टूटी और वे मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों भाई, तुमने सिर क्यों छोड़ दिया? पैर क्यों काट दिए? इसमें कोई राज की बात है तो बताओ। राज की बात क्या खाक होगी, मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, मैंने दुश्मन के दोनों पैर इसलिए काटे थे कि उसके सिर पहले ही धड़ से अलग किए जा चुके थे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सभी हंसने लगे। उनको हंसता छोड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कमरे में चला आया। मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा में था तब उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन का बुलावा अवश्य आता। मुल्ला नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर उसके पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। उसने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया था। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बुखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वह उसके घर दावत में जरूर आए। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और अपनी नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चैकडियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पात में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा हुआ था।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंट पर हीरे जड़े हुए थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर-उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का उसके पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हैं। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या एतराज हो सकता था। सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है? सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत दिनों के बाद बुखारा आया हुआ था। जैसे जैसे उसके पहचान के लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन के बुखारा में होने की जानकारी मिल रही थी, वैसे वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास मिलने आने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन खुश था। उसे लगा बुखारा आने का निर्णय गलत नहीं था। लोग इतने अरसे बाद भी उसे भूले नहीं हैं। बुखारा में मुल्ला नसीरुद्दीन के चाहने वालों की कमी नहीं थी। सेठ करीम उसके प्रशंसकों में एक था। सेठ को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के आने की खुशी में बुखारा के चुनिंदा लोगों के लिए दावत का आयोजन अपने घर पर कर लिया और मुल्ला नसीरुद्दीन को लेकर अपने घर चला गया। उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था उसने अपने घर पर ही की। मुल्ला नसीरुद्दीन के तेज दिमाग, रोशन चेहरे और हाजिर जवाबी का वह कायल था तथा चाहता था कि उसकी निकटता हासिल कर वह मुल्ला नसीरुद्दीन से हाजिर जवाबी का कोई गुर सीख ले। अपने इसी उद्देश्य के तहत वह मुल्ला को अपने घर ले आया था और उसकी शान में दावत देने के पीछे उसकी मंशा थी कि लोग जान लें कि मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ सेठ करीम की निकटता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की आवभगत जिस तरह सेठ करीम ने की थी, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन भी सेठ करीम के प्रति उदार हो गया था और सोच रहा था कि किसी तरह वह सेठ करीम के इस उपकार का बदला चुका दे। खैर, दावत का दिन आ गया। सेठ करीम के घर को दावत के ख्याल से खूब सजाया गया था। लोगों को बैठाने और जिमाने के लिए जगह जगह पर खिदमतगार खड़े थे। इतनी चाकचौबंद व्यवस्था थी कि कोई चूक निकालना मुश्किल था। अतिथि आने लगे थे। भोजन परोसे जाने में अभी देरी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को एक ऊंचे तख्त पर बैठाया गया था।
ताकि दावत में आने वाला हर शख्स उसे देख सके कि यही वह शख्स है जिसकी शान में सेठ करीम ने इतनी बड़ी दावत दी है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस तख्त पर बैठकर आने वाले अतिथि को देख सकता था। उसने दरवाजे से एक गोलमटोल से आदमी को प्रवेश करते देखा। देखने में काफी संपन्न दिख रहे इस व्यक्ति ने कीमती और सजीला लिबास पहन रखा था। उसकी चाल में विशेष किस्म की अकड़ थी तथा उसकी मूंछ बड़ी रोबीली थी। सेठ करीम ने जब उस शख्स को देखा तो खुद उठकर उसकी अगवानी की और उसे एक गद्देदार तख्त पर बैठाया जिस पर पहले से ही गावत किए रखे हुए थे। मुल्ला ने उस व्यक्ति को देखकर अनुमान लगाया कि जरूर यह सेठ करीम का कोई रिश्तेदार होगा, अन्यथा यह खुद आगे बढ़कर उसकी अगवानी नहीं करता। थोड़ी ही देर के बाद सेठ करीम उस व्यक्ति को साथ लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया तथा उससे मुल्ला का परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे बड़े बहनोई हैं रहमत अली। बड़े ही रसूख वाले इंसान हैं। पूरे बुखारा में इनके जैसी साख वाला कोई व्यापारी नहीं है। जुबान पर लाख करोड़ का हिसाब रहता है और इशारों पर करोड़ों की लेन देन हो जाती है। औपचारिकतावश मुल्ला नसीरुद्दीन अपने तख्त से उठा और रहमत अली का अभिवादन किया। भोजन से पहले जलपान परोसा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गौर किया कि भुने हुए काजू, पिस्ता और अखरोट से लोग मुट्ठियां भरने में लग गए हैं। मुल्ला के पास भी एक तश्तरी में भुने हुए मेवे आ गए और मुल्ला एक एक दाना उछालकर अपने मुंह में डालने लगा तथा आसपास के बदले हुए माहौल को देखने महसूसने में मग्न हो गया। लोग सूखे मेवों पर टूट से पड़े थे। तभी मुल्ला की नजर दूर बैठे रहमत अली पर पड़ी। रहमत अली मेवा खा भी रहा था और अपनी शेरवानी के आगे वाली जेबों में लोगों की नजर बचाकर मुट्ठी भर भर कर मेवा ठूंस भी रहा था। वह जहां बैठा था वह जगह ऐसी थी जहां पर आम अतिथियों की नजर नहीं पड़ सकती थी। बहुत देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन बैठकर रहमत अली की कारगुजारी देखता रहा। जब जलपान समाप्त हो गया तब रहमत अली हाथ धोने के लिए अपने स्थान से उठा और दूसरी तरफ से मुल्ला नसीरुद्दीन भी उसके पास आ गया। जिस समय रहमत अली अपना हाथ धो रहा था उसी समय पानी का एक बर्तन उठाकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने रहमत अली की शेरवानी की आगे वाली जेब में पानी डालना शुरू कर दिया। रहमत अली कुछ समझता कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक जेब छोड़कर दूसरी जेब में भी पानी डालना शुरू कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कारगुजारी पर रहमत अली मुल्ला को डांटने लगा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने तो मेरी शेरवानी ही खराब कर डाली। रहमत अली का गर्जना बरसना सुनकर उसका साला सेठ करीम दौड़ा दौड़ा वहां पर आया और सारा मंजर देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, ऐसा आपने क्यों किया जनाब? मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत रहमत अली की शेरवानी में हाथ डाला और एक मुट्ठी भुने हुए काजू निकालकर सेठ करीम को दिखाते हुए कहा, सेठ करीम, मैंने बहुत देर तक आपके रिश्तेदार की जेब को खाते देखा मगर उसे पानी पीते नहीं देखा, तो यह सोचकर उसे पानी पिलाने लगा कि इतना खाने पर तो किसी को भी प्यास लग सकती है, तो जेब को भी लगी होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन की मासूमियत से कही गई बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे और रहमत अली की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी।
मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में पत्तों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की शक्ल में तब्दील होने लगी थीं। गर्म कपड़ों के अलावा जिस्म को कंबल में लपेटे बगैर घर से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल था। इस कड़ाके की ठंड में भी कंबल लपेटकर मुल्ला अपनी भेड़ को चराने के लिए निकलता था। मुल्ला ने 1 साल पहले एक मेमना खरीदा था जो उसके लालन पालन से अब एक भेड़ बन चुका था। भेड़ खूब मोटी और तंदुरुस्त थी। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन के जो संगी साथी थे वे इस भेड़ को लोलुप नजरों से देखा करते और प्रायः आपस में चर्चा करते, मुल्ला नसीरुद्दीन की भेड़ तो गजब की है यार, इसका मांस बहुत लजीज होगा। तो कोई कहता, मुल्ला को कहो इस भेड़ की दावत हमें दे। एक दिन मुल्ला के दोस्तों ने बैठकर विचार विमर्श किया कि मुल्ला से क्या कहा जाए कि उस भेड़ का गोश्त खाने को मिले। और इसके बाद बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी कल्पना कभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने नहीं की थी। मसलन मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन बाजार जा रहा था। तब उसे अचानक अपना दोस्त हनीफ आता दिखाई पड़ा। हनीफ रास्ते में उसे देखकर रुक गया और जब मुल्ला नसीरुद्दीन उसके पास पहुंचा तो हनीफ ने उसे टोका, सुनो भाई नसीर, तुमने सुना है कि 21 तारीख को ठंड के कारण धरती सिकुड़ जाएगी जिससे ऐसा जलजला पैदा होगा कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हनीफ की बात पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, नहीं यार, मैंने नहीं सुना है। मगर यह बात तुमसे किसने कही? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हनीफ से पूछा। हनीफ ने जवाब दिया, अरे वही मौलाना जावेद जो मदरसे में विज्ञान की बातें समझाते हैं। अरे मौलाना जावेद तो बिना तर्क के कोई बात ही नहीं करते। जरूर उनकी बात में वजन होता है। उन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। हनीफ की हाँ में हाँ मिलाकर मुल्ला नसीरुद्दीन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे महमूद मिल गया, उसके बचपन का साथी। उसने भी पूछा, नसीर, तुमने सुना 21 तारीख के प्रलय के बारे में? हाँ यार, हनीफ बता रहा था कि मौलाना जावेद से उसने यह बात सुनी है। हाँ यार, यही तो चिंता की बात है। मौलाना जावेद तो कोई बात कहने से पहले उसे विज्ञान की तराजू पर तौलते हैं और जब बात खरी उतरने वाली होती है तब ही कुछ बोलते हैं। महमूद ने कहा, देखें, क्या सच है कौन जाने। मौलाना मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि दरअसल बात क्या है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा और आगे बढ़ गया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन से उसका कोई भी दोस्त मिलता तो प्रलय वाली बात जरूर पूछ बैठता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को मौलाना जावेद मिल गए, बाजार के रास्ते में। कंबल में खुद को लपेटे लंबे लंबे डग भरते हुए जा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सलाम करने के बाद मौलाना से प्रलय वाली बात पूछी और यह बताया कि पूरे गांव के नौजवान कहते फिर रहे हैं कि यह बात मौलाना जावेद ने बताई है। मौलाना जावेद ने जब यह खुलासा सुना तो मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, नसीर, तुमसे यह बात किस नौजवान ने कही है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, हनीफ, महमूद, याकूब सभी तो कह रहे हैं। मौलाना जावेद ने एक लंबी हुंकारी भरी और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, ये सभी कह रहे हैं तो समझो कि यह उनकी न की कोई सोची समझी शरारत है और सावधान रहना। इतना कहकर मौलाना जावेद ने अपनी राह ली। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोचने लगा कि आखिर उसके दोस्त उससे गलत बात क्यों बताते रहे हैं।
लेकिन उसके इस सवाल का जवाब हासिल नहीं हुआ। प्रलय वाली बात का सिलसिला जारी रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसा बना रहा जैसे मौलाना जावेद से उसकी कोई बात ही नहीं हुई है। इस तरह 20 तारीख आ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन के सभी साथी मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचे और उससे कहने लगे, यार नसीर, हम लोगों को भेड़ का गोश्त खाने की बड़ी इच्छा है। कल प्रलय का दिन है। सारी धरती जलजले का शिकार हो जाएगी। हमारे बचे रहने का कोई कारण नहीं होगा। ऐसे में महज भेड़ के गोश्त के लिए हमारी रूह भटके, ऐसा तो तू भी नहीं चाहेगा यार। तुम्हारे पास भी भेड़ है, बस तू हम सबकी तमन्ना पूरी कर दे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि तू प्रलय के बाद भी जिंदा रहे। दोस्तों की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, भेड़ तो एक दिन कुर्बान होनी ही है। आज दोस्तों के नाम सही। इसके बाद उसने कहा, ठीक है दोस्त, हम लोग भेड़ लेकर नदी किनारे चलते हैं। वहीं इसे ज़बाह करेंगे और बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। सभी दोस्त खुश हो गए। भेड़ लेकर सबके सब कंबल में लिपटे नदी किनारे चल पड़े। नदी किनारे पहुंचकर भेड़ को ज़बाह किया गया, खाल उतारी गई, फिर गोश्त पकाया गया। सभी ने मिलकर खाया और मुल्ला नसीरुद्दीन इस पूरी प्रक्रिया में खामोशी अख्तियार किए रहा। उसकी खामोशी पर उसके दोस्तों ने कहा, यार बुत बना बैठा है और हम लोग इस धरती के अंतिम भोज का मजा ले रहे हैं। चल थोड़ा हंस लें। सुना है दिल खोलकर हंसने से विपत्तियां टल जाती हैं। क्या पता यह प्रलय भी टल जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ मैंने भी सुनी है यह बात, मगर सुनी सुनाई बात पर कौन भरोसा करे। मुझे तो यार गोश्त खाने के बाद नींद आने लगी है। मुल्ला के दोस्तों ने जमकर दावत का मजा लिया था। वे भी अलसा गए थे। सबने कंबल जमीन पर बिछाए, अपने अपने कोट उतारकर पेड़ पर टांग दिए और सो गए। शाम होते ही ठंड बढ़ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभी दोस्तों के कोट पेड़ से उतारे और उन्हें एक जगह पर रखकर जला दिया। जलते कोटों की गर्मी से ठंड से राहत मिली। 2 घंटे और बीत गए। जब कोट का अलाव ठंडा हुआ तब मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों की नींद ठंड के कारण टूट गई। वे अलसाए हुए जगे। थोड़ी देर के बाद उनकी नजर उस ओर गई जहां उन लोगों ने अपने कोट टांगे। वहां कोट नहीं देखकर उन लोगों ने मुल्ला से पूछा, अरे यह क्या, कहाँ गए कोट? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कल प्रलय होने वाला है, फिर कोट की जरूरत ही क्या। ऐसा सोचकर मैंने कोट जलाकर यहाँ गर्मी की थी। दोस्त एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट पाया। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिसमें उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर करने निकला था। हमेशा की तरह उसने लंबा चोगा और सलवार पहन रखा था। पाँव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी।
अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गवाए उसने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति के पाजामे से घुटने के पास खून रिस रहा है। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक के ही मोहल्ले में रहते हैं वे मुल्ला नसीरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, वह भी बिना इजाजत। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उससे खार खाए रहता है, किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधों के पत्ते तोड़ रहा है। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा, माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि इसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए। मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन गेंदे के पत्तों को अपनी तलहथी पर मसलता भी रहा। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था। अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वाकई खून का बहना रुक गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को व्यंग्य भरी ती से देखते हुए कहा, हो तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है। आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्तमलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग्यबुझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी करूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाकया हुआ। वह भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था। नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोलकर सोता हूँ। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं।
जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं ऊधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। बस इतनी सी बात। यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, देखो रेहन, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करवटे लो और इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो। फिर देखो कमाल, बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का ऊधम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगा। वह अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल से चल भी रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था अटका सा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को बुद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन, तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और खोई हुई उपटन। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाहर किसी काम से जा रहे थे। रास्ते में एक व्यापारी ने उन्हें देखा और उनका स्वागत करते हुए बोला, मुल्ला साहब, आप तो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान इंसान माने जाते हैं। क्या आप मुझे अपनी कुछ समझदारी दे सकते हैं? नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, समझदारी तो किसी को मुफ्त में नहीं मिलती। अगर तुम सच में चाहोगे तो मुझे थोड़े पैसे देने होंगे। व्यापारी ने सोचा, यह तो बहुत ही अजीब बात कह रहा है, लेकिन क्यों न एक कोशिश की जाए। उसने तुरंत नसरुद्दीन को कुछ पैसे दे दिए।
नसरुद्दीन ने पैसे लिए और फिर गंभीर होकर व्यापारी से कहा, तुम्हें समझदारी चाहिए तो मेरी एक सलाह मानो, लेकिन ध्यान रखना, ये सलाह तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। सुनो, तुम्हें कभी भी अपनी खोई हुई चीजें वापस नहीं मिलती। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? अगर कोई चीज खो जाए तो हम उसे वापस नहीं पा सकते। नसरुद्दीन मुस्कराए और बोले, हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। तुम देखो, मैंने अपनी उपटन खो दी है, अब मुझे वह वापस नहीं मिलेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कोशिश करूं, वह नहीं मिलेगी। व्यापारी ने सोचते हुए कहा, मुल्ला, यह तो बहुत ही अजीब बात है। आप अपनी खोई हुई उपटन कैसे वापस नहीं पा सकते? नसरुद्दीन ने जवाब दिया, तुम्हारी ही तरह मैं भी सोचता था कि खोई हुई चीजें वापस मिल सकती हैं, लेकिन तुमने जो पूछा है उसे ही मैंने समझदारी का असली राज बताया है। अब जाकर इसे समझो, बिना उपटन के भी शांति पा सकते हैं। व्यापारी ने नसरुद्दीन की बातों को थोड़ा और समझने की कोशिश की और फिर नसरुद्दीन को धन्यवाद देते हुए वहां से चला गया। मुल्ला की सिख। कुछ दिन बाद व्यापारी को एक और अनुभव हुआ। एक दिन उसका एक कीमती सामान खो गया। वह बहुत परेशान हुआ। फिर उसे याद आया कि मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा था, खोई हुई चीज वापस नहीं मिलती। इसे स्वीकार करो और शांति से आगे बढ़ो। व्यापारी ने मुल्ला की सलाह को अपनाया और अब उसे समझ में आया कि खोई हुई चीजों के बारे में सोचकर खुद को परेशान करना व्यर्थ है। उसने बिना किसी चिंता के अपनी मेहनत और काम पर ध्यान दिया और जल्द ही उसकी जीवन शैली में बदलाव आया। कहानी का संदेश। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें जो खो जाता है वह वापस नहीं आता। हमें अपने अतीत से बाहर निकलकर वर्तमान में जीना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी अनमोल टोपी। गर्मी के दिनों में मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाजार में बैठे हुए थे। उनकी सिर पर एक पुरानी लेकिन अजीबोगरीब टोपी थी जो दूर से ही ध्यान आकर्षित कर रही थी। टोपी का रंग इतना फड़कता हुआ था कि हर कोई इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, मुल्ला, ये कैसी अजीब टोपी है, क्या आप इसे बेचेंगे? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गंभीरता से कहा, यह कोई साधारण टोपी नहीं है। यह टोपी अनमोल है। इसे पहनने वाला हमेशा सुखी रहता है। लेकिन इसे मैं बेचूंगा तो कीमत होगी 100 सोने के सिक्के। व्यापारी हंसा और बोला, 100 सोने के सिक्के इस फटेहाल टोपी के लिए? तुम मजाक कर रहे हो मुल्ला। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, मजाक नहीं दोस्त, यह टोपी किसी की भी किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर तुम इसे नहीं खरीद सकते तो कोई और खरीद लेगा। टोपी का प्रभाव। थोड़ी ही देर में एक और आदमी जो कि गांव का अमीर जमींदार था मुल्ला के पास आया। उसने टोपी को ध्यान से देखा और पूछा, मुल्ला, यह टोपी क्यों इतनी महंगी है? मुल्ला ने रहस्यमय अंदाज में कहा, यह टोपी पहनने वाले को हर परेशानी से बचाती है। इसे पहनने से मन शांत रहता है और व्यापार में मुनाफा होता है।
जमींदार ने सोचा, अगर ये सच है तो 100 सोने के सिक्के देना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने तुरंत 100 सोने के सिक्के निकाले और टोपी खरीद ली। गांव वालों की प्रतिक्रिया। जमींदार ने बाजार में टोपी पहनकर घूमना शुरू कर दिया। उसने खुद को बहुत खास महसूस करना शुरू कर दिया। गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन जमींदार को लगा कि वे उसकी किस्मत की टोपी की वजह से जल रहे हैं। दूसरे दिन जमींदार ने अपने व्यापार में मुनाफा कमाया। उसने सोचा कि यह सब टोपी का असर है। अब हर कोई उस टोपी को खरीदना चाहता था। मुल्ला की नई योजना। मुल्ला ने देखा कि उनकी टोपी मशहूर हो गई है। उन्होंने अपनी अलमारी से एक और पुरानी टोपी निकाली, उसे चमकदार रंगों से सजाया और बाजार में घोषणा कर दी, दूसरी टोपी आ गई है, लेकिन अब कीमत 200 सोने के सिक्के हैं। गांव वाले लाइन में लग गए। एक एक करके सबने टोपी खरीदी। असली ज्ञान। कुछ दिनों बाद गांव का ही एक आदमी मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, ये टोपी तो कोई जादू नहीं करती। ये तो सिर्फ एक साधारण टोपी है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, दोस्त, टोपी में कोई जादू नहीं है। असली जादू तो तुम्हारे विश्वास में है। जब तुमने सोचा कि टोपी तुम्हारी किस्मत बदलेगी, तुमने खुद मेहनत करनी शुरू कर दी। असली टोपी तुम्हारे दिमाग में है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और मेहनत से ही सफलता मिलती है। जादू टोने या बाहरी चीजों से ज्यादा हमारी सोच और कार्य ही हमें आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और खोया हुआ ऊंट। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के पास वाले शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो परेशान और चिंतित नजर आ रहे थे। उनमें से एक ने मुल्ला से कहा, ओ मुल्ला, क्या आपने एक भूरे रंग का ऊंट देखा है? वह हमारा ऊंट कहीं खो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, क्या वह ऊंट लंगड़ा है? आदमी हैरान होकर बोला, हाँ बिल्कुल, यह तो सही है। लेकिन आपको कैसे पता? मुल्ला ने फिर पूछा, क्या ऊंट की पीठ पर भारी सामान लदा हुआ था, एक तरफ चीनी और दूसरी तरफ चावल? आदमी और भी ज्यादा चकित हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। आप तो जैसे हमारे ऊंट को अच्छी तरह जानते हैं। मुल्ला ने अगला सवाल पूछा, और क्या ऊंट ने रास्ते में अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए दाएं तरफ ज्यादा झुकाव बनाया था? आदमी अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि मुल्ला ने ऊंट को जरूर देखा होगा। वह बोला, मुल्ला साहब, आप हमारे ऊंट के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। कृपया हमें बताइए कि आपने उसे कहाँ देखा? मुल्ला की चतुराई। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हारे ऊंट को देखा ही नहीं है। यह सुनकर लोग गुस्से से भर गए। तुमने देखा नहीं तो फिर इतनी सारी बातें कैसे बता दी? तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और समझाने लगे, सुनो, मैंने देखा कि रास्ते में एक पैर के निशान बाकी 3 पैरों के मुकाबले हल्के थे, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि ऊंट लंगड़ा है।
फिर मैंने देखा कि जमीन पर चीनी की कुछ बूंदें और चावल के कुछ दाने गिरे हुए थे, इसलिए अंदाजा लगाया कि उसके ऊपर ये सामान लदा था। और जहां तक ऊंट के झुकाव की बात है, पैरों के निशान देखकर समझ आया कि वह दाईं तरफ झुककर चल रहा था। लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धिमानी का तो कोई जवाब नहीं, लेकिन इससे हमारा ऊंट तो वापस नहीं मिलेगा। मुल्ला का मजेदार जवाब। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, ऊंट ढूंढना तुम्हारा काम है, मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूं कि तुम उसे कैसे खो बैठे। कहानी की सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी हर जगह काम आ सकती है, लेकिन कभी कभी लोग समझने की बजाय अपनी समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। इस कहानी में मुल्ला ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि बिना ऊंट देखे भी उसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, बस निरीक्षण करने की कला होनी चाहिए। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और उनका अजीब घर। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव से बाहर एक छोटे से कस्बे में गया। रास्ते में उसने देखा कि एक घर की दीवारों पर कुछ अजीब सी चीजें पड़ी थीं, रंग बिरंगे कपड़े, जूते, बर्तन और किताबें हर जगह बिखरी हुई थीं। नसरुद्दीन को बहुत हैरानी हुई और वह घर के अंदर जाने का फैसला करता है। घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए वह कहता है, क्या तुम यहाँ रहते हो? अंदर से एक आवाज आती है, हाँ, कौन है? नसरुद्दीन घर में घुसता है और देखता है कि घर में एक आदमी बैठा है जो बहुत गंदा और अस्तव्यस्त लग रहा है। उस आदमी की पोशाक भी बहुत अजीब थी, जैसे वह बहुत दिनों से नहाया नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन उससे पूछता है, तुम इस घर में क्यों रहते हो? यह तो बहुत गंदा और अस्तव्यस्त है। आदमी हंसते हुए जवाब देता है, यह घर मेरी तरह है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कुछ नया जुड़ जाता है और फिर से सब बिखर जाता है। यही मेरा जीवन है। नसरुद्दीन सोच में पड़ जाता है, फिर वह आदमी से कहता है, तुमने यह जो किया है वह बहुत अच्छा है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या तुम समझते हो कि यह गड़बड़ कैसे ठीक हो सकती है? आदमी सोचता है और कहता है, अगर मैं एक अच्छा रास्ता जानता तो क्या मैं खुद को इस स्थिति में छोड़ता? नसरुद्दीन हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम मुझे क्या सलाह दोगे? आदमी कहता है, मुझे लगता है कि अगर तुम इस घर को बिल्कुल साफ करना चाहते हो तो तुम सबसे पहले इस घर को एक बार पूरी तरह से छोड़ दो। मुल्ला नसरुद्दीन सोचता है और फिर जवाब देता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस घर को छोड़ दूं तो क्या तुम मेरे लिए इसे ठीक कर दोगे? आदमी मुस्कुराता हुआ कहता है, नहीं, मैं इस घर को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि यह घर सिर्फ तुम्हारा है, तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। सीख। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी समस्याओं और परिस्थितियों को सुधारने के लिए खुद ही प्रयास करना चाहिए। दूसरों से मदद ले सकते हैं, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी हमें खुद पर ही डालनी होती है। यह भी दिखाता है कि जिन समस्याओं को हम अनदेखा करते हैं, वे हमें और ज्यादा उलझा सकती हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मुल्ला नसरुद्दीन और अजीबोगरीब वसीयत।
दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के पास खूब दौलत थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। जब वह बूढ़ा हुआ और उसे लगा कि उसका अंत निकट है, तो उसने अपनी वसीयत तैयार करने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया। अहमद ने कहा, मुल्ला, मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति सही हाथों में जाए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी वसीयत लिखो और इसे सबके सामने पढ़ो जब मैं मर जाऊं। मुल्ला ने कहा, ठीक है, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारी वसीयत में क्या लिखा जाना चाहिए। अहमद ने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरी आधी संपत्ति मेरी पत्नी को मिले, एक चौथाई मेरे भाई को और बाकी गरीबों में बांटी जाए। लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरी वसीयत ऐसी पहेली हो जिसे हल करने में सबका दिमाग लग जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और वसीयत लिख दी। अहमद की मृत्यु और वसीयत की घोषणा। कुछ समय बाद अहमद का निधन हो गया। गांव वाले उसकी वसीयत सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मुल्ला नसरुद्दीन ने वसीयत निकाली और पढ़ना शुरू किया। मेरे पास 17 ऊंट हैं। मेरी पत्नी को आधे ऊंट दिए जाएं। मेरे भाई को एक चौथाई ऊंट और बाकी गरीबों में बांटे जाएं। अगर कोई इस पहेली को हल कर सके तो वही मेरे ऊंटों का सही बंटवारा करेगा। गांव वाले चौंक गए। 17 ऊंटों का आधा 8.5 होता है और ऊंटों को आधा काटा नहीं जा सकता। कोई भी इस समस्या को हल नहीं कर सका। मुल्ला नसरुद्दीन की चालाकी। गांव वाले परेशान हो गए और मुल्ला नसरुद्दीन से समाधान मांगने लगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। अपने ऊंट लाओ। मुल्ला ने अपने एक ऊंट को जोड़कर ऊंटों की संख्या 18 कर दी। अब उन्होंने बंटवारा शुरू किया। एक पत्नी को आधे ऊंट 18 का आधा 9 ऊंट। दो भाई को एक चौथाई 18 का चौथाई 4.5, लेकिन इसे 4 ऊंट कर दिया। 3 गरीबों के लिए बचे ऊंट 18, 9 + 4, 5 ऊंट। अंत में मुल्ला ने अपना ऊंट वापस ले लिया और कहा, देखा, सबका हिस्सा पूरा हुआ और मेरा ऊंट भी सही सलामत। गांव वालों का सबक। गांव वाले मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई पर हंसे और उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम सचमुच सबसे समझदार हो। तुम्हारे बिना यह पहेली कोई हल नहीं कर सकता था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धिमानी से समस्याएं हल करना आसान हो जाता है। कभी कभी समाधान आपके सामने होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कहानी की सीख। यह कहानी बताती है कि सूझबूझ और तर्क से किसी भी कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही मुल्ला नसरुद्दीन की मजाकिया लेकिन गहरी बातें हमें जीवन के बड़े सबक सिखा जाती हैं। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और उनकी नई दुकान। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि क्यों न एक नई दुकान खोली जाए। वह हमेशा किसी नई और अजीबोगरीब आइडिया पर काम करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान खोली और उस पर बोर्ड लगा दिया, यहाँ बिकती हैं अद्भुत और जादुई वस्तुएं। गांव के लोग आश्चर्यचकित हुए कि मुल्ला ने ऐसी दुकान क्यों खोली है, क्योंकि वह हमेशा अपने मजेदार और विचित्र उपायों के लिए जाने जाते थे। लोग उत्सुकता से दुकान में आने लगे
और मुल्ला उन्हें एक एक करके अपनी जादुई वस्तुएं दिखाने लगे। पहली वस्तु आत्मा की चप्पलें। मुल्ला ने सबसे पहले एक जोड़ी चप्पलें निकाली और कहा, यह चप्पलें खास हैं। अगर आप इन्हें पहनेंगे तो आपको हर समय सही रास्ता मिलेगा। यह चप्पलें आपकी आत्मा को सही दिशा दिखाती हैं। गांव वाले हंसी में बोले, मुल्ला, यह क्या अजीब चीज है। क्या चप्पलें आत्मा को दिशा दिखा सकती हैं? मुल्ला हंसते हुए बोले, तुम लोग तो समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये चप्पलें सच में जादुई हैं। तुम बस इन्हें पहनकर देखो। कुछ लोगों ने मजाक में चप्पलें पहन लीं और फिर वे सारा दिन इधर उधर घूमते रहे, यह सोचते हुए कि क्या वाकई उन्हें सही दिशा मिल रही है। मगर अंत में वे थककर वापस मुल्ला के पास आ गए। दूसरी वस्तु गम भुलाने वाली टोपी। मुल्ला ने एक और वस्तु दिखाई, एक बड़ी सी टोपी। उसने कहा, यह टोपी तुम्हें हर दुख और गम से निजात दिलाएगी। अगर तुम इसे पहनोगे तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगा। गांव वाले मुस्कुराते हुए टोपी पहनने लगे। लेकिन जैसे ही वे टोपी पहनते, उनके गम और समस्याएं खत्म होने की बजाय और बढ़ने लगीं। एक आदमी बोला, मुल्ला, ये टोपी तो मेरी परेशानियां और बढ़ा रही है। मुल्ला हंसी के साथ बोले, तुमने कहा था कि तुम्हें गम नहीं चाहिए था, लेकिन असल में यह टोपी तुम्हारे गम को तुम्हारे सामने लाती है, ताकि तुम उनसे निपट सको। तीसरी वस्तु जादुई घड़ी। फिर मुल्ला ने एक घड़ी निकाली और कहा, यह घड़ी जादुई है। यह तुम्हें भविष्य में होने वाली किसी भी घटना का पूर्वानुमान देती है। गांव वाले हैरान हो गए और घड़ी देखने लगे। एक आदमी ने घड़ी का निरीक्षण करते हुए कहा, यह तो सामान्य घड़ी जैसी लग रही है, इसमें क्या खास बात है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें भविष्य दिखाएगी। लेकिन यह भविष्य भी तुम्हारे दिमाग की कल्पना पर आधारित होगा। यह घड़ी तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। अंत में सिखाया हुआ पाठ। सभी गांव वाले अब थोड़े भ्रमित हो गए थे और उन्होंने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तुम हमें इन अजीब वस्तुओं को क्यों बेच रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, असल में मैं इन वस्तुओं के जरिए तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि जिन चीजों को हम जादुई समझते हैं, वे असल में हमारी मानसिकता और सोच पर निर्भर करती हैं। जब तक तुम अपने विचारों को समझ नहीं पाओगे, तब तक कोई वस्तु तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं ला सकती। गांव वाले थोड़ी देर चुप रहे और फिर सब एक साथ मुस्कुराए, यह समझते हुए कि मुल्ला ने एक गहरी बात बताई थी। कहानी का सार। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जादू और जादुई वस्तुएं केवल बाहरी होती हैं, लेकिन असल में परिवर्तन हमारे अंदर ही होता है। हमारी सोच और दृष्टिकोण से ही हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन और ज़मीन का खजाना। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में बैठे हुए थे, जब एक आदमी उनके पास आया और बोला, मुल्ला, मुझे तुम्हारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है, तो क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो मैं अपनी जिंदगी में कभी न भूलूं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसा कुछ बताऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे।
लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा काम करना होगा। आदमी ने चौंकते हुए पूछा, काम? वो क्या काम है मुल्ला? मुल्ला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक खजाना दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आदमी ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? मुल्ला ने कहा, तुम्हें वह खजाना तभी मिलेगा जब तुम पूरी जिंदगी भर खजाने की तलाश करते रहोगे, कभी थक कर नहीं बैठोगे। आदमी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, मुल्ला नसरुद्दीन की बातों में